नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। बड़ी मुश्किलों में मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ी मुश्किलों में मिलता है ये मनुष्य जीवन। बड़े पुण्य करने पड़ते हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए, वरना 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। वो 84 लाख योनियाँ क्या हैं? कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, हजारों प्रकार के 84 लाख जीवाणु, कीटाणु, जानवर, उनमें घूमना पड़ता है। उन सब में भुगतने के बाद इतना पवित्र जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। ये किस लिए मिलता है ये कोई नहीं बताता। कितना महत्व है जीवन का कोई नहीं बताता। आजकल तो जो पुराने संत थे वो तो सब पहाड़ों पर चले गए, अभी डेकोरेशन वाले संत हो गए, वो दुकानदारी करते हैं, इसलिए वो ये बात नहीं बताते। वो एक ही बात बताते हैं, पैसा लाए जाओ, पैसा लाए जाओ, ये पुण्य करे जाओ। वो ये नहीं बताते कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किलों में मिलता है। 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये तपस्वी जीवन मिलता है, जो देवताओं को भी मुमकिन नहीं होता। क्यों? कि तपस्या करने के बाद जब मनुष्य को देवताओं को नीचे उतरना पड़ता है उनको वरदान देने के लिए, तो मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कोई बात बताता नहीं है। और जब मनुष्य जीवन मिलता है तो मनुष्य क्या करते हैं ये भी कोई इन लोगों को नहीं बताता है। जैसे हमारे भारत के हम राजनेताओं के बारे में बताएंगे। ये भारत संतों का है, पवित्र नदियों का है, हिमालय का है। यहाँ कितने सारे देवी देवता मौजूद हैं जिनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी को, और इस पवित्र पृथ्वी के ऊपर। और कितने कितने बलशाली राजा जो इस पृथ्वी के ऊपर जन्मे, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी सुनकर अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। उनका इतिहास पढ़ते हैं, उनके सबूत मिलते हैं कि पहले कैसे कैसे राजा हुआ करते थे जो हमारे भारत को बचाने के लिए किस तरह अपना बलिदान करते थे। उनको देख के भी आज के नेताओं को शर्म नहीं आती है। ये डूब क्यों नहीं मरते हैं? ये इतने निठल्ले कैसे हो चुके हैं? ज़्यादातर शासन पे शासन में बैठे हुए जो पद का दुरुपयोग करते हैं, 99% वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जैसे कुछ मुगल वंशज के हों, अंग्रेजों के शासनकाल के हों। समझ में नहीं आता है इनको अक्ल क्यों नहीं है। कौन सी राक्षस जाति के ये लोग हैं? बिल्कुल काम नहीं करता दिमाग। इनके बारे में सोच सोच के इतना अफसोस होता है कि इतना अच्छा इनको जीवन मिला है और पुण्य से इनको सत्ता मिला है, इनको पद मिला है। उसके बावजूद ये पद पर आने के बाद, सत्ता पर बैठने के बाद ये गुंडागर्दी बन जाते हैं, ये लीगल गुंडे बन जाते हैं। 99% लीगल गुंडे। इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, पुलिस इनके नीचे काम करती है, सब लीगल तरीके से जो गुंडागर्दी शुरू करते हैं। पब्लिक को लूटना, हैरान करना, गलत लोगों को बसाना, ड्रग्स के धंधे कराना, मिलावट के कारोबार कराना, अय्याशी करना, मौज करना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाचना, घूमना, पड़े रहना। ये स्थिति है 99% भारत के नेताओं की। संतों का देश, योद्धाओं का देश। देखिए कितने मजबूत देश हमारे भारत में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, अहिल्याबाई ने जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। कितने नाम आपको गिनाएंगे कि ये भूमि कितनी महान है हमारी। कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया। अगर मैं गिनने लगूंगा तो वीडियो पूरा हो जाएगा। फिर भी भारत के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इतने सारे वेद होने के बावजूद हमारे भारत में सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा एक एजेंडा चलता है, सिखाने का, बताने का, संस्कार देने का। उसके बावजूद भी हमारे सनातन में ये रम नहीं पाते हैं। ये बोतल में रमते हैं लेकिन सनातन में नहीं रमते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारा भारत सनातनी है। हमारे भारत में ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, हमारा भारत तपस्वी है, उसके बावजूद यहाँ पर करप्शन होता है। देखिए नशे के कारोबार होते हैं भारत में। नशे के कारोबार कैसे हुए? जगह जगह ड्रग्स की शीशियाँ मिलती हैं, इनमें मिलीभगत किसकी है? यहाँ कानून कायदा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बद से बदतर स्थिति कर रखी है। आज हम महाराष्ट्र में है तो मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में तो मुंबई की बात करेंगे। बद से बदतर स्थिति कर रखी है शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर, क्योंकि इन्हें बार में नाचना है, बोतल में पीना है और शाम को पड़े रहना है। ये स्थिति है ज़्यादातर हमारे भारत के
नेताओं की और शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की। ये सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो रात को अड्डे पे मिलेंगे आपको। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, बार बार करता हूँ और करता रहूँगा। क्यों? कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो ये विनती करूँगा, आखिर ऐसे लोगों को आप बीच चौराहे पे खड़ा करके सबूत के तौर पर आप फांसी दे दो, फांसी दे दो, क्योंकि ये देश से गद्दारी है। शासन प्रशासन में बैठकर कुछ लोग ऐसा माहौल पैदा करते हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, उन्हें फांसी दे दी जाए बीच चौराहे पे। ये देश हित का काम है। जिस तरह हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो काम करते हैं, जो जैसा उन्होंने काम किया, सीएम की पदविका को, जो उनकी गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने जो एक्शन लिया उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर गुंडे, मवाली, डक्सी, चरसी पैदा होते थे, वहाँ पर हर घर में भाईगिरी होती थी वहाँ पर, तो उन्होंने एक्शन लिया देश हित में। ऐसा एक्शन लिया जो पूरे भारत का, पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया। उन्होंने गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया। ठोक दो, तारीख नहीं, फैसला कर दो, कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। जहाँ गुंडे मवाली पकड़े जाएं तो उन्हें सीधा ठोक दो, क्योंकि ये चरसी, मवाली, ड्रग्स माफिया, लूटने वाले ऐसे लोगों को सीधा गोली मार देना चाहिए योगी स्टाइल में, तो भारत सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगा। 1947 के बाद से आज तक माफियाओं का जो नाम है, माफिया, या ड्रग्स माफिया हो, या दूध का मिलावट करने वाला माफिया हो, या वसूली माफिया हो, या कब्जा करने वाला माफिया हो, या नकली दवाइयाँ बनाने वाला माफिया हो, यानी हजारों प्रकार के माफिया होते हैं भारत के अंदर, कई प्रकार के माफिया। तो इतने सारे माफिया कैसे पैदा होते हैं? तो हम बताते हैं कैसे पैदा होते हैं। असल माफिया शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो उनके बाप हैं, माफियाओं की जो औलादे हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है शासन प्रशासन से मिले हुए, उसमें उनके बाप मौजूद हैं। इसलिए माफिया खुलेआम घूमते हैं और माफिया अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए कोर्ट के आदेश का कोई वैल्यू नहीं होता। मुंबई हाई कोर्ट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं मुंबई के अंदर, क्योंकि मैं मुंबई हाई कोर्ट के ठीक सामने बैठा हूँ, या मुंबई हाई कोर्ट की सुनता नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी फुटपाथ हैं मुंबई शहर के, जो जनता के लिए हैं, और रेलवे स्टेशन जो जनता के लिए है, वहाँ पर फेरी वालों का कब्जा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कब्जे खुलेआम होते हैं। तो जब मुंबई हाई कोर्ट की इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेकदरी होती है कि कोर्ट के जजों की, जो न्याय के मंदिर में निर्णय लेते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती, तो सीएम की कौन सुनेगा? तो ये स्थिति है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। मैं बार बार क्यों कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र का मुंबई शहर आर्थिक नगरी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और यहाँ की बीएमसी के ऊपर तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा ही पैसा बरसता है। फिर भी इसमें नंगे भूखे लोग ज़्यादातर बैठे हुए हैं, जो वसूलीबाज हैं। सबसे बड़ा करप्शन करने वाले लोग ज़्यादातर बीएमसी में बैठे हुए हैं। अवैध कारोबार, अवैध बिल्डिंग, अवैध फेरीवाली के कब्जे, अवैध ड्रग्स माफिया, सब इनके अंडर में आते हैं। फिर शासन प्रशासन मिलकर ये वसूली करता है। अरबों खरबों रुपए रोज का वसूली का फंड इकट्ठा होता है। तो मुंबई हाईकोर्ट से मैं विनती करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आज तक और अभी तक महाराष्ट्र में एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये माफियाओं को गोली क्यों नहीं मारी जा रही है? इन माफियाओं को फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा रहा है? क्या वजह है? आम आदमी और आजकल के बच्चे ड्रग्सी हो रहे हैं, स्कूलों के बाहर ड्रग्स दी जा रही है। किस तरह ड्रग्स दी जा रही है? तो एजेंसी क्या कर रही हैं? एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल पैदा होता है। तो मेरी तो एक ही राय है, जो एजेंसी काम नहीं करती वो डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए और बीएमसी को, टाटा को सौंप दीजिए। जब बीएमसी को प्राइवेट में सौंपा जाएगा, टाटा को सौंपा जाएगा, तो यहाँ पर बैठे हुए जो कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी करने वाले, उनको जब हराम का खाना मिलना बंद हो जाएगा, तो अपने आप मुंबई सुंदर और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हर आदमी जी सकेगा, हर आदमी को काम धंधा मिल सकेगा, हर आदमी सुकून की जिंदगी जी सकेगा और कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों? कि गंदा संदा खिलाने में ये बीएमसी वालों का हाथ है। ये बैठा देते हैं पैसे लेके, किसी भी स्टॉल वाले को बैठा देते हैं, बैठ जा लेकिन हमें पैसे दे, क्योंकि हमें रात को जाना है बाहर के अंदर, वहाँ बुलबुल को नचाना है, वो पैसे लुटाने हैं। 10-20 हज़ार रुपये रोज का चाहिए, हराम का पैसा। इसीलिए मुंबई की दुर्दशा हो चुकी है, आर्थिक नगरी का नाम खराब हो चुका है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, जो मेन रोड है वहाँ पर तो बड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन कभी मेन रोड के अंदर जाइए, इतने ड्रग्स माफिया, इतने फुटपाथ पर कब्जे,
कुछ बुजुर्ग लोगों ने मुझे कहा कि बम्बई की कैसी दशा कर दी, अब तो ऐसा लगता है कि जीने की इच्छा नहीं, या बेच के कहीं हम बाहर चले जाएं। उन्होंने ये कहा कि हम फुटपाथ पर चल नहीं सकते, कब्जा करने वाले हमें गालियां देते हैं, उधर से निकलो उधर से निकलो। तो कितना शर्मनाक विषय है। हम थूकते हैं ऐसे नेताओं के ऊपर जो नेता सत्ता पर बैठ के इस सत्ता से धंधा करते हैं। सत्ता चुन के आते हो आप पब्लिक से, जनता आपको चुनती है, लेकिन चुन के आने के बाद आप जनता को जो तड़पाते हो, उनके आंसुओं को आप टपकाते हो, तो आप याद रखो सत्ता का नशा एक दिन ऐसा उतरेगा जो पीढ़ी की पीढ़ी आपकी साफ हो जाएगी। रावण गया, कंस गया, बाबर गया, खिलजी गया, सिकंदर गया, सब चले गए, मट्टी मेट हो गए। उनका नाम देख लीजिए इतिहास के पन्नों पर किस तरह लिखा हुआ है, गद्दार गद्दार गद्दार। अब जिन्होंने देश हित में काम किया, देश को बचाने के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया, अपनी भारत की भूमि से प्यार करके उसको बचाने का काम किया, वो कौन? उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब देखिए कितना बड़ा नाम है। इनका नाम लेने के साथ हमारे बाजुओं में ताकत आ जाती है कि हम 2-4 दुश्मनों को समेट देंगे, इतनी ताकत उनके नाम में, इतनी ताकत है। फिर अभी क्या हुआ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, यहाँ ऐसे धंधे होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, जो सच बोलता है उसे मरवाया जाता है, कानून में उलझाया जाता है। तो ऐसे गद्दार नेताओं को और शासन पे शासन में बैठे हुए लोगों को जो वसूलीबाज हैं, उन्हें फांसी पे लगाया जाए राजनीति कानून के तहत। जो राजाओं के कानून में भी यही था कि जो गद्दारी करता है काट दो, मार दो, गोली मार दो, फांसी दे दो। तो फिर अभी क्या है? अभी तो ये इतने हरामखोर हो चुके हैं भारत के नेता। पहले तो पैसा इकट्ठा करते हैं देश को लूट कर, देश की जनता को लूट कर, फिर जब इनके ऊपर केस दर्ज होता है तो गवाहों को मरवा देते हैं, क्योंकि पैसा होता है हराम का। कोर्ट में तारीखें इन्हें नहीं मिलती, तारीखें आम जनता को मिलती है। आम जनता को सिर्फ तारीखें मिलेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जवानी में केस दर्ज होगा, बुढ़ापे में फैसला आएगा जब ऊपर चला जाएगा। लेकिन इन हरामखोरों को, इन गद्दारों को तारीख नहीं मिलती, क्योंकि वकील पूरा सेट करते हैं, इनका झोले भर भर के पैसे लेते हैं और पूरा मामला सेट कर देते हैं, सबको खरीद लेते हैं। इसीलिए भारत की स्थिति बहुत दयनीय और शर्मनाक हो चुकी है। ये बहुत शर्म का विषय है कि योद्धाओं का भारत, जहां पाठ पढ़ाया जाता है, योद्धाओं का पाठ सिर्फ पढ़ाया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी, महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, पर हमें उनके जैसा नहीं बनना है, वो नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसे गद्दारों को फांसी दो जो उनके बारे में पूरी बात नहीं बताती हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तपोभूमि है, यहाँ पर भगवान राम ने प्रवेश किया था। जो बालकेश्वर है, वहाँ बाल गंगा है, वहाँ पर जल ग्रहण किया था। तो ऐसे तपोभूमि के अंदर लोग नौनों आंसू क्यों रोते हैं? यहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध गैर कानूनी धंधे, मिलावट के खाने, होटलों का कोई ठिकाना नहीं, हॉस्पिटलों का कोई ठिकाना नहीं, हर जगह लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, जैसे कोर्ट में तारीखें आती हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह हम बताते हैं। नेता अय्याशी में पड़ा हुआ है, नेता अय्याशी में पड़ा हुआ है, और शासन प्रशासन उनको काम ही नहीं करना है, वो वसूली में पड़ा हुआ है। गाड़ियां वसूली के लिए घूमती हैं, इसीलिए पब्लिक को न्याय नहीं मिलता है। ना न्याय मिलेगा, जब कोर्ट की नहीं सुनी जाती तो न्याय क्या मिलेगा? आम आदमी की जिंदगी एक जानवर से भी बदतर हो चुकी है। ये है मुंबई की हकीकत। मैं मुंबई पर फोकस क्यों करता हूँ? हमें अपनी धरती से प्यार है, हमें हिंदुस्तान से प्यार है। एक राष्ट्र एक कानून क्यों नहीं बनता है? यहाँ पर कुछ ऐसे जातियां हैं जहाँ पर 10-10 शादी करने का प्रावधान है, तो वो इकट्ठे बच्चे, करोड़ों की तादाद में बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, हम आपको फिर बोल देना चाहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे। हम पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे हैं, हम बांग्लादेश में बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बन चुका है, भारत का एक टुकड़ा। बांग्लादेश बन चुका है, वो भारत का एक टुकड़ा। तो फिर क्या कारण है यहाँ पर एक कुछ प्रकार के लोग, एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? भारत में एक कानून क्यों नहीं, एक राष्ट्र क्यों नहीं, एक राष्ट्र और एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हिंदुओं के ऊपर जो कानून लागू होता है वो और जाति के ऊपर लागू नहीं होता है। इसमें संशोधन करने का विषय है। एक राष्ट्र और एक कानून होना चाहिए। और सख्ती से देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप सख्ती पेश करिए। एक बांग्लादेश बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, अब हम हाथ जोड़ते हैं, भारत को, भारत के लोगों को और भारत की सभ्यता को बचाए रखिए और हमें जीने का मौका दिया जाए। बहुत मुश्किल हो चुका है। 900 साल हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दिया है, उसके बाद अंग्रेजों ने हमारा बलिदान लिया है।
तो कम से कम इतिहास को जिंदा रखने के लिए आप गौर करिए और ये चीज वापस ना दोहराई जाए, उस पर अमल करना चाहिए और आपको ठोस काम करना चाहिए। इसमें कुछ लोग आपके मंत्रिमंडल के मिले हुए हैं, शासन प्रशासन के मिले हुए हैं, जो बहुत बड़े वसूली में और बोतल में और नशे में अपना टाइम खराब करते हैं। ठोको आप उनको, ठोको, क्योंकि राष्ट्र की राष्ट्रीयता बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमें ठोको कानून के तहत काम करना है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, आप मिलके ऐसे गद्दारों को बीच चौराहे पे ठोकिए, तब जाके शासन में समृद्धि, विकास और विकास का एक आधार तैयार होगा। बस इतना ही काफी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। आपका अपना